दोस्तों, एक ज़माना था कि हमारे देश के अंदर रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और उस समय लोग रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते थे, किसी भी हद तक चले जाते थे, कोशिश करते थे कि उनके जो रिश्ते हैं वो रिश्ते बच सकें। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, ज़माने ने जिस तरीके से करवट ली है, लोग रिश्तों की अहमियत ही भूल गए। सेम कुछ आज की घटना में भी ऐसा हुआ। आज की घटना के अंदर रिश्तों की अहमियत को कुछ इस कदर भूला जाता है कि जिसकी वजह से दो लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कन्नौज। और दोस्तों, इसी कन्नौज ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है गुरसरायगंज, और दोस्तों इसी गुरसरायगंज का एक गाँव पड़ता है गुर्रैयापुर। गुर्रैयापुर में एक व्यक्ति रहते हैं। इन व्यक्ति का नाम रमेश चंद जो शादीशुदा हैं, और इनकी पत्नी है, उसका नाम है उषा देवी। इनकी एक बिटिया भी है जिसका नाम संगीता है। संगीता जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। रमेश चंद के पास में उसके गांव के अंदर 2 बीघा ज़मीन है। रमेश चंद उस 2 बीघा ज़मीन में खेती किसानी करता है, साथ में मजदूरी करता है। अच्छे तरीके से अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार रहा था, बेटी की अच्छे तरीके से परवरिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है 9 अक्टूबर साल 2019। 9 अक्टूबर साल 2019 वाले सुबह के करीब 10 बजे के आसपास रमेश चंद के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके घर पर ना तो किसी की बोलने की आवाज़ आ रही थी, ना तो कोई चहल पहल की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, जब इस तरीके से सुबह के 10 बजे तक रमेश चंद के घर से कोई उठा नहीं था, तो जो पड़ोस में रहने वाला राजू गौतम होता है, वो रमेश चंद के दरवाजे पर पहुंचता है और वो कई बार रमेश चंद को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब रमेश चंद के घर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है, तो जो राजू गौतम होता है पड़ोसी, उसको थोड़ा सा अटपटा भी लगता है। अब दोस्तों, जो रमेश चंद होता है, इसके घर का गेट भी बंद होता है। पड़ोसी राजू गौतम चाह कर भी उसके घर के अंदर जा नहीं पाता है, क्योंकि उसको थोड़ा अजीब भी लगता है, किसी के घर के अंदर ऐसे कैसे एंटर किया जाए। अगर कोई अनहोनी हो गई हुई तो ऐसा ना हो कि उसके ऊपर इल्ज़ाम आ जाए। इसलिए जो पड़ोसी राजू गौतम होता है, ये नज़दीकी पुलिस थाने में खबर कर देता है कि इस तरीके से एक घर है जो सुबह से बंद है, जबकि आमतौर पर उसके परिवार के लोग सुबह 6 से 7 बजे के आसपास उठ जाते हैं। लेकिन आज मैंने कई बार आवाज़ भी दिया है, कोई नहीं आया। अब जैसे ही पुलिस ये खबर सुनती है, पुलिस भी आन फान में जो रमेश चंद होते हैं उनके घर पर पहुँचती है। जैसे तैसे कर वो दरवाज़ा खोला जाता है। अब दोस्तों, दरवाज़ा खोलने के बाद में जैसे ही पुलिस अंदर पहुंचती है, अंदर पहुंचने के बाद में पुलिस के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो घर के मुखिया हैं रमेश चंद और उनकी जो पत्नी है उषा देवी, इन दोनों की घर के अंदर ही कमरे के अंदर खाट पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। डेड बॉडी जो कि इस तरीके से थी कि उनके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। नज़दीक में ही एक फावड़ा पड़ा था जो कि खून से तरबतर था। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कातिल ने इस फावड़े से कई बार इन दोनों के गर्दन पर वार किया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खून बह जाने की वजह से इनकी मौत हो गई है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस उन दोनों डेड बॉडीज़ का बहुत अच्छे से मुआयना करती है। मुआयना करने के बाद में जो घर था उसकी तलाशी करती है, तो पता चलता है कि जो घर का सारा सामान है वो तितर बितर है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। देखने से ही प्रतीत होता है कि ये जो केस है ये लूट का केस है, यानी चोर वगैरह घर के अंदर घुसे और सबसे पहले इन लोगों की हत्या की, उसके बाद में घर में लूटपाट की। लेकिन पड़ोसी जो राजू गौतम होता है वो बताता है कि इनके घर में इनकी छोटी एक बेटी भी है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, उसका नाम संगीता है। वो घर में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। अब दोस्तों, पुलिस उस बेटी को पूरे घर के अंदर ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी उस बेटी का भी पता नहीं चलता है। तो पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है कि जो चोर लोग थे उन्होंने पहले इन दोनों की हत्या की, घर के अंदर लूटपाट की, और शायद बेटी को बंदी बनाकर वो अपने साथ ले गए, क्योंकि 20 साल की उसकी उम्र है। आमतौर पर चोरी डकैती वाले केसों में ऐसा होता भी था कि घर की जो महिलाएं होती थी उनके साथ में गलत काम या इस तरीके से प्रताड़ित करने के लिए लोगों ने अपने साथ ले जाया करते थे। इसी तरीके से पुलिस को यही शक होता है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस जो थी सबसे पहले उन दोनों डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, और कस्टडी में लेने के बाद में उन दोनों डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था। गांव के अंदर इस तरीके से हत्या हुई है, एक घर के अंदर इस तरीके से लूटपाट हुई है, तो पुलिस के ऊपर गांव वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। दरअसल दोस्तों, पुलिस के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर इस बात का था कि जो 20 साल की लड़की अगवा की गई है उसकी इज्जत खतरे में है, इसलिए पहले उस लड़की को ढूंढा जाए। लड़की को ढूंढा जाए, साथ के साथ जो कातिल हैं, जो चोर हैं, लोगों को भी पकड़ा जाए। अब दोस्तों, पुलिस जो संगीता थी बेटी, उसकी तलाश शुरू करती है।
लेकिन दोस्तों ना तो कातिलों का कोई पता था, ना संगीता का कोई पता था। इसलिए पुलिस फैसला करती है कि जो संगीता है उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाए, उसके लास्ट लोकेशन निकाली जाए, जिससे किसी बात का कुछ पता चल जाए। अब उसके बाद में दोस्तों जब संगीता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकाली जाती है तो पता चलता है संगीता की लास्ट लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि उसके ही घर पे थी। पुलिस को ऐसा भी लगता है कि जो संगीता है उसका मोबाइल जो घर में अपराधी घुसे थे उन्होंने ले लिया हो, उसके बाद में स्विच ऑफ कर दिया हो। लेकिन दोस्तों जब संगीता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पुलिस को बड़ी हैरानी होती है। दरअसल संगीता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिसमें संगीता पिछले कुछ महीनों से लगातार बात कर रही है और लास्ट बार भी इसी नंबर से बात की गई है। अब जब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी परविंदर नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब परविंदर के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है जो परविंदर है ये कोई और नहीं बल्कि संगीता का सगा मामा है। परविंदर जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है, जो रहने वाला है हरदोई ज़िले के कन्नौजपुर गांव का। अब दोस्तों जो परविंदर था जब ये संगीता से लगातार बात कर रहा था तो पुलिस को लगता है कि परविंदर ही संगीता के बारे में कोई बात बता सकता है। इसलिए अब पुलिस परविंदर के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस परविंदर के घर पे पहुंचती है पता चलता है कि जो परविंदर है ये भी कल रात से लापता है। अब इसलिए पुलिस वहाँ पर उनके घर वालों को सारी बात बताती है कि इस तरीके से हुआ है। वहाँ से पुलिस वापस लौटती है और जो संगीता थी, जो 20 साल की लड़की लापता थी, उसके पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों जब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो परविंदर है संगीता का सगा मामा और संगीता, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब दोस्तों पुलिस को जब ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग है तो कहीं ना कहीं पुलिस को अब इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए पुलिस अब इन दोनों की तलाश शुरू करती है। अब दोस्तों पुलिस परविंदर और संगीता की तलाश कर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, हफ्ता गुजर जाता है, महीने गुजर जाते हैं। धीरे धीरे दोस्तों 3 महीने का लंबा अंतराल गुजर जाता है। अब पुलिस को जब इन दोनों की तलाश करते करते पुलिस थक जाती है तो आखिरकार पुलिस जो थी वो परविंदर का मोबाइल सर्विलांस पर डालती है और पुलिस अपने अन्य कामों में बिजी हो जाती है। लेकिन मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाल रखा था। पुलिस को पता था कि जो परविंदर है अगर कभी भी अपने मोबाइल नंबर को एक्टिव करेगा तो उसकी लोकेशन हमें मिल जाएगी। अब दोस्तों उसके बाद में तारीख आती है 2 जनवरी साल 2020। 2 जनवरी साल 2020 को अचानक से पुलिस को परविंदर की लोकेशन मिल जाती है। जो लोकेशन होती है वो पश्चिम बंगाल के हुगली की होती है और हुगली में एक जगह पड़ती है RBS रोड, वहाँ की होती है। अब दोस्तों 4 जनवरी साल 2020 को पुलिस अपनी एक टीम का गठन कर वहाँ पर भेज देती है और वहाँ पर जो भागेशगढ़ थाना होता है वहीं पर RBS रोड पड़ता है। वहीं की एक झोपड़पट्टी से परविंदर और संगीता, इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आ जाती है। अब जब पुलिस इन दोनों को पुलिस थाने लेके आती है, इन दोनों को जब फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है और इन दोनों से जो रमेश चंद होते हैं और जो उषा देवी होती है, इन दोनों के कत्ल के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, जो परविंदर था और जो लड़की थी जिसका नाम संगीता देवी, ये भी दोनों किसी दबाव के बिना, किसी सख्ती के पुलिस के सामने अपनी बात जो थी वो खोल देते हैं और उसके बाद में पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है कत्ल करने से ठीक 2 साल पहले से। 2 साल पहले जो संगीता थी इसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास थी। संगीता अपने माता पिता उषा देवी और रमेश चंद की इकलौती बेटी थी। इसलिए रमेश चंद और उषा देवी अपनी बेटी को बेनतहा मोहब्बत करते थे। उसकी परवरिश में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ते थे। अब जब संगीता को माता पिता का इस तरीके का लाड़ मिलता है, इस तरीके का प्यार मिलता है, तो इसकी जो पढ़ाई थी उस पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती नहीं है। मात्र कक्षा 8 तक की पढ़ाई करती है। उसके बाद में अपनी पढ़ाई भी छोड़ देती है और उसके बाद में अपनी माँ का ही उसके घर के कामों में हाथ बटाती है। इधर जो परविंदर था जो अपनी बहन के घर अक्सर जाता था, 8 से 10 दिन अक्सर रुका करता था और जब वहाँ पर पहुँचता था, चूँकि इसकी उम्र भी लगभग 20 साल के आसपास थी, भांजी की उम्र लगभग 18 साल के आसपास थी, तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं। और जो परविंदर था अपनी भांजी से हर तरीके की बात कर लिया करता था। और दोस्तों उसके बाद में एक दिन परविंदर जब अपनी बहन के घर शाम के वक्त पहुंचता है तो गांव के अंदर शादी होती है और उस शादी में जाने के लिए जो रमेश चंद होते हैं और उनकी जो पत्नी उषा देवी होती है और बेटी जो संगीता होती है, ये तीनों तैयार हो रहे होते हैं और संगीता भी शादी में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सज सवर जाती है। दोस्तों सज सवर कर मेकअप कर जब वो परविंदर के सामने आती है तो परविंदर उसको देखता ही रख जाता है। दरअसल जो संगीता थी उस दिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब दोस्तों जो रमेश चंद और उसकी पत्नी उषा देवी और जो बेटी संगीता होती है उस दिन शादी में चले जाते हैं, लेकिन जो परविंदर होता है
जी अपनी बहन उषा देवी के घर पे ही सो जाता है, लेकिन उस रात परविंद्र की आंखों में एक भी बार नींद की झपकी नहीं आती है। दरअसल पूरी रात परविंद्र अपनी भांजी संगीता के बारे में ही सोचता रहता है। वो सोचता है कि वो कितनी खूबसूरत है, तरह तरीके की बातें, तरह तरीके के बुरे ख्यालात उसके मन में आते रहते हैं। लेकिन उसके बाद में इसके मन में ये भी ख्याल आता है कि उसके और उसके भांजी के बीच में मामा भांजी का रिश्ता है, तो ये सारी चीज़ें सोचना गलत है। इसके बाद में इसकी आंख लग जाती है और जैसे ही सुबह उठता है तो देखता क्या है कि घर के जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे अपने कामों में व्यस्त हैं। जीजा अपना काम कर रहे हैं, बहन अपने कामों में बिजी है और जो भांजी है ये किचन के अंदर नाश्ता तैयार कर रही है। परविंद्र उठता है, हाथ मुँह धोता है, उसके बाद में अपनी भांजी के सामने पहुँच जाता है और अपनी भांजी को अजीब निगाहों से देखने लगता है। जब संगीता भांजी अपने मामा को इस तरीके से अजीब निगाहों से अपनी तरफ देखते हुए देखती है तो कहती है कि मामा क्या बात है, आज तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तो जो मामा होता है परविंद्र, वो कहता है क्या तुमको पता है तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, और रात तो तुम भला की खूबसूरत लग रही थी। अब जैसे ही ये बात संगीता अपने मामा के मुंह से सुनती है, वो हंसते हुए कहती है कि मामा ये बात मुझको पहले से पता है। दरअसल गांव का हर व्यक्ति कहता है कि संगीता तुम बेहद खूबसूरत हो, और ये बात तुमको आज पता चली। तो उसके बाद में जो परविंद्र होता है कहता है नहीं संगीता, मुझे तो कल रात को ही पता चल गया था तुम देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो। उसके बाद में जो परविंद्र था संगीता को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगता है, उसके अगल बगल उसके आजू बाजू घूमने लगता है। अच्छा, जो संगीता थी ये नोटिस कर रही थी कि मामा चाह क्या रहा है, और उसके बाद में आखिरकार परविंद्र एक दिन अपने दिल की बात अपनी भांजी संगीता से कह देता है। शायद संगीता भी इस बात का इंतज़ार कर रही थी, वो भी मन ही मन अपने मामा को पसंद करने लगी थी। उसके बाद में जब परविंद्र अपनी भांजी से कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, तो उसकी जो भांजी होती है संगीता, वो भी उसको हाँ बोल देती है। उसके बाद में इनकी जो मोहब्बत होती है, इनका जो अवैध रिश्ता होता है, इसका जो कार्यक्रम होता है वो आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे ये लोग फ़ोन पे भी बात किया करते हैं। और दोस्तों जब ये लोग फ़ोन पे बात किया करते हैं तो उसके बाद में इनके बीच में मिलना मिलाना भी शुरू होता है। रिश्तों की सारी मर्यादाएं भी टूटती हैं, और वो टूटती हैं संगीता के ही घर पे। दरअसल परविंद्र जब भी अपनी बहन के घर आता, उसका जीजा और उसकी बहन उषा देवी जब भी शाम का खाना खाकर सो जाते, परविंद्र छत के ऊपर चला जाता, और छत के ऊपर अक्सर उसकी भांजी भी चली जाती। दोस्तों माता पिता को भला क्या ही शक होगा कि वो अपने मामा के साथ ऊपर है, शाम के वक्त हवा खा रहे हैं, या फिर गर्मी बहुत है तो ऊपर टहल रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि परविंद्र और उसकी भांजी संगीता ये दोनों ऊपर जाकर एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। और दोस्तों ये चीज़ें थी ये लगातार चलती रहती हैं, और लगभग 2 साल तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। अब दोस्तों जब ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं तो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क, ये चीज़ें कितनी ही ज़्यादा छुपाई जाएँ, कितनी ही ज़्यादा इनको प्लानिंग के साथ किया जाए, ये चीज़ें खुलती हैं और लोगों के सामने पहुंचती हैं। क्योंकि कहा जाता है, बड़े बूढ़ों की मिसाल है कि बिल्ली जब दूध पीती है तो वो अपनी आंखें मूंद लेती है, और वो समझती है कि उसकी आंखें बंद हैं तो सबकी आंखें बंद हैं, और ऐसा होता नहीं है। आखिरकार बिल्ली पकड़ी जाती है। इसी तरीके से जब ये सारी चीज़ें चल रही थी और परविंद्र एक दिन अपनी भांजी के साथ में छत पर आपत्तिजनक हालत में होता है कि उसी समय जो उषा देवी होती है परविंद्र की बहन, वो छत पर पहुंच जाती है। जब वो देखती है कि उसका सगा भाई अपनी ही सगी भांजी के साथ में आपत्तिजनक हालत में है, वो आग बबूला हो जाती है। वो अपनी बेटी संगीता की वहीं पर बहुत ज़ोरदार पिटाई कर देती है, और उसके बाद में अपने भाई परविंद्र की काफ़ी ज़्यादा क्लास लगाती है। लेकिन दोस्तों जब परविंद्र इस तरीके से अपनी बहन को गुस्से में देखता है तो वो उसके पांव पकड़ लेता है और कहता है कि दीदी, ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो, और अपनी बेटी को भी माफ़ कर दो। आइंदा से इस तरीके की गलती कभी नहीं होगी। अब दोस्तों उषा देवी के साथ में भी मजबूरी थी, उसके भी सामने बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी। उसको भी लगता था कि अगर ये बातें मोहल्ले में आस पड़ोस में पहुँच गई तो वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए ये उन दोनों को समझाकर उन दोनों से कह दिया कि आइंदा से इस तरीके की गलती होना नहीं चाहिए, और इन दोनों को माफ़ कर देती है। उसके बाद में जो परविंद्र होता है ये अपने घर आ जाता है, और घर आने के बाद में 3 महीने तक ये अपनी बहन के घर नहीं जाता है। लेकिन इन 3 महीने के अंतराल में ये लगातार संगीता के साथ में फ़ोन पर लगातार बातचीत करता रहता है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, ये सारी चीज़ें चल रही थी। जो रमेश चंद होते हैं उनको भी अपनी बेटी और अपने साले की जो करतूत थी उसके बारे में पता चल जाता है। अब जब रमेश चंद को ये बातें पता चलती हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के ब्याह की तैयारी शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो जाए हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे, नहीं तो समाज में हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब जैसे ही पिता अपनी बेटी के लिए लड़के की तलाश करने लगता है, ये बातें संगीता को भी पता चल जाती हैं। संगीता तुरंत अपने मामा परविंद्र को कॉल करती है और उससे कहती है कि याद रखना, मेरी शादी अगर तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। दरअसल मेरे जो पिता हैं वो मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब जैसे ही परविंद्र ये बात सुनता है, उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। वो संगीता को दिलासा तो दे देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास कोई रास्ता नहीं था।
उसको पता था कि उसका रिश्ता अपनी भांजी के साथ में ऐसा है कि किसी भी तरीके से उनकी शादी नहीं हो सकती, और उसका जो जीजा है किसी भी हद तक वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए वो भी परेशान था। उसके बाद में समय गुजरने लगता है। संगीता फिर से परविंदर के पास कॉल करती है, उससे कहती है क्या रास्ता तुमने निकाला। तो उस समय परविंदर कहता है कि दरअसल मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। संगीता कहती है कि दरअसल मेरे पास में एक प्लान है, इस तरीके से तो हमारी शादी हो नहीं सकती, क्यों ना हम दोनों भाग चलें। अब जैसे ही भागने की बात परविंदर से संगीता कहती है तो परविंदर साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो तुम्हारा पिता मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखाएगा, उसके बाद पुलिस हमें ढूंढ लेगी, मैं तो जेल चला जाऊंगा और तुम अपने माता पिता के पास पहुंच जाओगी। किसी भी तरीके से तुम्हारे जो माता पिता हैं तुम्हें समझाकर तुम्हारी शादी किसी और के साथ कर देंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अच्छा, जो संगीता थी उसको भी ये बातें थोड़ी ठीक लगती हैं। वो कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। उसके बाद में परविंदर कहता है कि दरअसल मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जो संगीता थी वो परविंदर के प्यार में इस कदर पागल थी, वो किसी भी हद तक गिर सकती थी। परविंदर कहता है कि दरअसल तुम्हारी माँ और जो मेरे जीजा हैं उन दोनों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को इस दुनिया से विदा कर दिया तो घर की जितनी भी संपत्ति है वो हम बटोर कर यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे और किसी अनजान शहर में जाकर हम लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। इधर जब पुलिस वालों को डेड बॉडी मिलेगा और घर का जो सामान है वो तितर बितर मिलेगा तो समझोगे लूट का केस है, और इस तरीके से ये केस भी बंद हो जाएगा, हम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी लेंगे। अब जो संगीता होती है ये परविंदर के इस प्लान में शामिल हो जाती है। उसके बाद में दोनों वक्त का इंतज़ार करने लगते हैं और 8 अक्टूबर साल 2019 को परविंदर संगीता को कॉल करता है, और कॉल करने के बाद में कहता है कि जो प्लान है उसको हमें आज ही अंजाम देना है, और मैं रात के 10 बजे के आसपास तुम्हारे घर पे आऊँगा, तुम अपना सामान सारा रेडी रखना। उस रात जो संगीता होती है ये खाना जल्दी बना लेती है, अपने माता पिता को जल्दी खाना खिलाकर सुला देती है और इंतज़ार करने लगती है परविंदर का। जैसे ही रात के 10 बजते हैं गेट नॉक होता है, ये गेट खोलती है, तुरंत परविंदर को अंदर ले लेती है। अब जैसे ही परविंदर अंदर घुसता है वो तुरंत संगीता के साथ में छेड़खानी शुरू कर देता है। वो उसके साथ में मस्ती करने लगता है, उसे कमरे में ले जाता है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, जो परविंदर की बहन होती है यानी संगीता की जो माँ होती है उषा देवी, उसकी आंख खुल जाती है। उसको लगता है कि शायद संगीता के रूम से किसी तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। वो रूम के अंदर जाती है तो देखती क्या है, उसका जो भाई है ये फिर से अपनी ही भांजी के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। ये जैसे ही संगीता के ऊपर हाथ उठाती है, जो परविंदर था अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद में ये दोनों, संगीता अपनी माँ के हाथ पांव बांधती है और परविंदर भी उसमें उसकी मदद करता है, उन्हें खाट पर डाल देते हैं। उसके बाद में ये लोग पहुंचते हैं, जो रमेश चंद था उसके हाथ पांव बांधते हैं, उसे भी खाट पर डाल देते हैं। उसके बाद में जो संगीता होती है घर में से एक फावड़ा लेके आती है जिससे रमेश चंद अपनी खेती किसानी किया करते थे, और दोनों के गले पर प्रहार कर कर उनकी मौके पे ही हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में घर का जितना भी कीमती सामान होता है ये लोग लूटते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। सीधे मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई में 1-2 दिन रुकते हैं, उसके बाद सीधा कोलकाता पहुंच जाते हैं और हुगली में वहीं पर एक झोपड़पट्टी में एक किराए की झोपड़ी लेते हैं और वहीं पर मेहनत मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इधर जो पुलिस थी ये सारा ढूंढती है लेकिन ये लोग मिलते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही परविंदर अपने साथी मजदूर से एक सेकंड हैंड मोबाइल लेकर अपना सिम जैसे ही उसमें डालता है, तुरंत पुलिस को इनकी लोकेशन मिल जाती है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर कर लेके आती है और उसके बाद में जब ये लोग पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई पुलिस ये कहानी सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेती है, क्योंकि रिश्तों को जिस तरीके से तार तार किया गया था इस तरीके की कहानी पुलिस ने पहले कभी नहीं सुनी थी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।